जरा बताइए प्रीवियस ईयर हमारा क्या होता है? प्रीवियस ईयर हमारा वो साल है जिस साल पैसे अर्न करे जाएंगे। उस पैसे पे जो टैक्स पे किया जाएगा वो कौन से साल में किया जाएगा? असेसमेंट ईयर में। ठीक है, प्रीवियस ईयर में आप अर्न करेंगे, असेसमेंट ईयर में टैक्स पे करेंगे। प्रीवियस ईयर हमारे एग्जाम्स के लिए कौन सा चलेगा? 22-23। और असेसमेंट ईयर कौन सा चलेगा? 23-24। इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, नोट्स भी जो होंगे सारे कौन से होंगे? 22-23 के। अभी आपसे कोई चीज अगर क्वेश्चन कैलकुलेट कराए कि कैलकुलेट फॉर प्रीवियस ईयर 22-23, यानी वो क्या कहना चाह रहा है? फॉर असेसमेंट ईयर 23-24। अगर लिखता है असेसमेंट ईयर 23-24 तो कौन सा? प्रीवियस ईयर 22-23। आप पहली बार आए हो? पहले थे? कोई नहीं बेटा, सर्दियों में ना सब इतना पैक होके आते हो, पता ही नहीं लगता। और ठंड तो रोज थोड़ी सी बढ़ी जाती है। 22-23 है ना। अभी इस साल जो आप पैसा अर्न करते हो और उस पर टैक्स आप पे करते हो असेसमेंट ईयर में, उसका नाम हम लोग क्या रख के चलते हैं? सेल्फ असेसमेंट टैक्स। याद होगा ये तो, सेल्फ असेसमेंट टैक्स। लेकिन मैंने आपको बताया था जिस साल अर्न करते हैं उस साल भी आपको उसी इनकम पर टैक्स देना होता है। ये तो प्रोविजन है ही कि नेक्स्ट ईयर पे करेंगे, लेकिन जिस साल कमाओगे उस साल भी आपको उस इनकम पर टैक्स पे करना पड़ेगा। आप सोचो, अगर गवर्नमेंट इस तरीके से डेफर कर दे कि इस साल कमा लो, चलो अगले साल पे कर देना, तो गवर्नमेंट को लॉस है या नहीं है? यानी जो इनकम उसे आज मिल सकता है वो एक साल के लिए तो रुक गया ना, अगले साल मिलेगा, तो गवर्नमेंट को लॉस हो जाएगा। तो गवर्नमेंट अपना लॉस क्यों कराए? तो जो पैसा आप 22-23 में अर्न करेंगे उस पैसे पर हम लोग टैक्स कब भी पे करेंगे? सेम ईयर, यानी सेम प्रीवियस ईयर, जिस साल कमाया है उस साल। ओके, तो जो उसी साल पे करा जाएगा उसका नाम क्या रखा जाएगा बेटा? एडवांस टैक्स। क्या होगा? एडवांस टैक्स। ये एडवांस टैक्स कौन पे करेगा? मैंने पैसा कमाया है ना, आज जरा थोड़ा सा ना बैठ के पढ़ूंगा, बैक में पेन है। तो इस साल मैंने पैसा कमाया है, इसी साल मैं टैक्स पे करूंगा। मैंने पैसा कमाया, मैं ही टैक्स पे कर रहा हूं खुद। अगर अगले साल पे करता हूं खुद तो वो क्या होता है? और मैं खुद ही इसी साल पे करता हूं। मानो मैंने अपना इनकम का अंदाजा लगाया कि इस साल में इतना अर्न कर लूंगा, अंदाजा लगा के मैंने उस पर टैक्स कैलकुलेट कर लिया और वो मैंने इस ही साल पे कर दिया। इसी साल पे का मतलब क्या होता है? यानी 31 मार्च 2023 तक। अगर मैं 31 मार्च के बाद पे करूंगा, अगर मैं कब पे करूंगा बेटा? 31 मार्च के बाद, तो वो साल चेंज हो जाएगा। यानी एडवांस टैक्स कब तक पे करा जा सकता है? अप टू 31 मार्च 23। देखिए अभी जो मैं डेट्स वगैरह सब लिख रहा हूं ना, ये सारी डेट्स मैं क्या मान के लिख रहा हूं, क्या सोच के लिख रहा हूं कि हमारा साल कौन सा है? 22-23। अगर मैं 23-24 में आ जाऊं, मेरा प्रीवियस ईयर कौन सा शुरू हो जाए? 23-24। तो मैं यहां पे क्या लिख दूंगा? अप टू 31 मार्च 24। ओके, आपने रिकॉर्डिंग देख ली थी मेरी? अच्छा फिर ठीक है। तो अप टू 31 मार्च 2024 लिख दूंगा मैं।
तो अभी बात क्या चल रही है, प्रीवियस ईयर 22-23 में पैसा अर्न करूंगा, उस ही ईयर पे कर दूंगा, यानी 22-23 में। तो उसका नाम क्या रख दिया जाएगा बेटा, क्या रख दिया जाएगा, एडवांस टैक्स। समझ आ गया। और ये कब तक पे होता है, 31 मार्च 2023। अचानक से याद आ गया होगा, बैच है। नहीं सर, अभी फर्स्ट क्लास। अच्छा फर्स्ट क्लास है, ओके। पहले बेटा आप रिकॉर्डिंग चेक कर चुके हो दोनों पे, ठीक है। तो 31 मार्च तक आपने इसको पे कर देना है। आ जाओ। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। मैं समझ सकता हूं बेटा, ठंड बहुत है, पता नहीं चलता ना सर्दियों में 12 कब बज जाते हैं, अचानक से घड़ी क्या हो जाती है। पहले मैं भी बहुत सोया करता था, बहुत ज्यादा। वो भी ठीक है, लेकिन जब सब सेक्शन समझते हो आप लोग, सेक्शंस, इनकम टैक्स में चलो उसकी भी चर्चा करेंगे। सेक्शंस होते हैं, फिर सेक्शंस के भी क्या होते हैं, सब सेक्शंस। पता है आप लोगों को, वेरी गुड, है ना। तो बात ये थी, जब तक सेक्शन थे ठीक थे, जब सब सेक्शंस आ गए, है ना, तब नींद अचानक से गायब हो गई, है ना। अब पहले तो अलार्म भी लगा होता था तो भी आंख नहीं खुला करती थी, बज रहा है बस कर रहने तो कोई बात नहीं। अब क्या होता है, हर 1 घंटे बाद घड़ी पे नहीं खाई जाती, अच्छा ये टाइम हो गया, ये सबके साथ होना है, आपके साथ भी ऐसा होगा। फिर ये एग्जाम वाली चीज अलग है, ये परमानेंट हो जाएगी। एज अच्छा, अभी आप जिस उम्र में हो ना बेटा, है ना, आपको लगता होगा सबसे ज्यादा बेकार एज है, लगता है ऐसा कभी? सुबह सुबह उठो, पढ़ाई करो, लेकिन आपका बहुत ही गोल्डन पीरियड है ये, इसको वेस्ट मत करो, खूब पढ़ो। क्या फिर तो वेस्ट ही हो रहा है। तो बात भी चल रही थी बेटा, हमने प्रीवियस ईयर 22-23 में पैसा अर्न किया और सेम ईयर में ही टैक्स पे कर दिया। सेम ईयर में ही टैक्स पे कर दिया तो हमने उसको क्या नाम दे दिया, एडवांस टैक्स। क्या नाम दे दिया, एडवांस टैक्स। और एडवांस टैक्स कब तक पे होगा, 31 मार्च 2023। डन बेटा। लेकिन एक बात और है कि अगर ये मैं 1 अप्रैल 2023 में पे कर दूं, यानी इससे नेक्स्ट डे, तो वो मेरा कौन सा ईयर शुरू हो जाएगा, असेसमेंट ईयर। बेटा किसी को प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर में? नो सर। तो अब अगर मैं इसको यहां ना पे करके 1 तारीख को पे कर दूं तो वो क्या कहलाएगा, सेल्फ असेसमेंट टैक्स। नाम चेंज हो जाता है ना एक ही दिन में। अभी आपको ये लग रहा होगा सर नाम ही तो चेंज हो गया तो क्या हो गया, बेटा ये एक दिन, एक नाम चेंज होने से ना आपको बाद में पता लगेगा, जब मैं आपसे सेक्शन 234A, 234B, C ये सेक्शंस में इंटरेस्ट कैलकुलेट कराऊंगा तो आप कहोगे एक दिन की वजह से सर इतना इंटरेस्ट लग गया। मैं कहूंगा हाँ एक दिन, है ना। तो एक दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहचान क्या बता रहा हूं। ये कब तक रहेगा एडवांस टैक्स, 31 मार्च। उसके बाद क्या कहलाएगा, सेल्फ असेसमेंट। अच्छा ये एडवांस टैक्स कब रहेगा, जब इसे मैं खुद डिपॉजिट करवाऊंगा। खुद का मतलब क्या है कि मैंने पैसा कमाया, इस पर टैक्स कैलकुलेट करा, चेक काट के मैंने बैंक में दे दिया कि भाई जमा कर लो। अब ऐसा हो सकता है मैं खुद ना बैंक जाके अपने स्टाफ में से किसी को भेज दूं, तो कराया तो मैंने ही ना। तो खुद अगर जमा कराओगे तो क्या होगा, एडवांस टैक्स। एग्जांपल दे देता हूं, मैं बिजनेस कर रहा हूं, सपोज मैंने इस बार एस्टिमेट करा कि मेरे बिजनेस से मुझे लगभग 15 करोड़ के आसपास प्रॉफिट अर्न होगा। तो मैंने 15 करोड़ पे टैक्स कैलकुलेट कर लिया। अभी लग रहा होगा 15 करोड़ बहुत ज्यादा होता है, कुछ भी नहीं होता, थोड़े 4 साल बड़े हो जाओगे आप भी कमाओगे। तो 15 करोड़, हाँ अच्छा लग रहा है। नहीं बच्चों खूब कमाओ, मैं तो कहता हूं भगवान सबको भर भर के दे, खूब भर भर के दे। लेकिन एक चीज, अपनी सोच अच्छी रखो, है ना, सोच गलत नहीं होनी चाहिए, दूसरे से जलना नहीं चाहिए। अच्छा तुम इतना कमा रहे हो, नहीं वो कभी नहीं, फिर भगवान नहीं देते। अच्छी सोच रखना। तो मैंने अंदाजा लगाया कि 15 करोड़ मेरा टैक्स बनेगा
और इस पे 5-1 करोड़ टैक्स, इनकम होगी 15 करोड़, 5-1 करोड़ के आसपास टैक्स। 5 करोड़ टैक्स, मन एकदम विचलित हो जाता, नहीं हमें नहीं देना, हमें नहीं देना, लेकिन क्या करे बेटा, देना पड़ेगा। तो आपने उस पर लगभग 5 करोड़ टैक्स देना है। तो वो मुझे पता है, मैं अपनी इनकम खुद कैलकुलेट करके खुद ही जमा कराने जा रहा हूं, तो हो गया एडवांस टैक्स। अभी क्या है, मैं जॉब करता हूं तो मेरे को सैलरी मिलती है, मान लो 2-2.5-3 लाख रुपए महीना मुझे सैलरी मिलती है। तो जो मेरे को सैलरी मिल रही है उस पर भी तो टैक्स बनेगा। पूरे साल की 36 लाख हो गई, 36 लाख पे भी कुछ टैक्स बनता होगा। तो वो टैक्स अगर मैं खुद ही जमा करवाऊं तो वो क्या कहलाएगा, और अगर उस पर टैक्स काट कर मेरा एम्प्लॉयर जमा करा दे तो उसका नाम क्या हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा बेटा TDS। क्या हो गया, TDS। समझ में आ गया। तो हमारे यहां पर इनकम टैक्स में, हमारे यहां से मतलब इनकम टैक्स में, तो TDS जो है कुछ सेक्शंस बताए हैं, उन सेक्शंस में कुछ इनकम बताई है कि इस इनकम पर टैक्स वो व्यक्ति पे करेगा। जैसे एक तो मैंने आपको कौन सा बताया, सैलरी, एम्प्लॉयर पैसे देता है ना, तो जो आपको पैसे दे रहा है उस इनकम पर वो टैक्स काटेगा और जमा करा देगा। एक एग्जांपल और दूं, शायद समझ आए। बैंक में हम लोग FD कराते हैं, उस FD पर भी टैक्स बनता है, उस FD पर भी टैक्स लगता है। तो इनकम टैक्स वालों ने बैंक वालों को बोला कि रे सुनो, तुम्हारे यहां जिसने FD कराई है ना, उस पे जो ब्याज दोगे तुम लोग, उस ब्याज पर कुछ टैक्स काट लेना। यानी अगर एग्जांपल देता हूं, ये बैंक है PNB, पंजाब नेशनल बैंक, इसमें मिस्टर X ने FD करा रखी है। FD सपोज बेटा इन्होंने 5 लाख की करा रखी है और बैंक इसको 8% से इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो यानी पूरे साल का कितना पे करेगा, 40,000 देगा मिस्टर X को या नहीं। तो इनकम टैक्स वालों ने बैंक वालों को बोला कि सुनो बैंक, तुम मिस्टर X को जो 40,000 रुपए ब्याज के देने वाले हो ना, इसमें से 4,000 रुपए हमारे नाम के रोक लेना। सर ये 4,000 ही क्यों बोला, वो बेटा छोड़ो, बस उसने बोला था, उसको एक बार कहा था 4,000 काट लेना, ठीक है। तो PNB मिस्टर X को कितना पे करेगा, देवी कितना पे करेगा, 36। कैसे, आप तो क्लास में थे ही नहीं, गायब थे ना सच में। चलो वापिस आ जाओ। तो 36,000 वो पे करेगा और 4,000 बैंक किसको दे देगा, इनकम टैक्स वालों को। तो जिसने पैसा कमाया, क्या उसने टैक्स जमा करा, नहीं, उसके बिहाफ पर किसी और व्यक्ति को जिम्मेदारी दी गई कि तुम जमा कराओ। समझ आ गया, नहीं आया? yes, sir. तो इसे क्या बोलेंगे, पक्का समझ आ गया? yes, तो एडवांस टैक्स में खुद कैलकुलेट करके खुद ही जमा कराता हूं। TDS में कुछ सेक्शंस बनाए गए हैं, उन सेक्शन में लिखा गया है कि ये वाले व्यक्ति, ठीक है, ये वाले व्यक्ति इस पर टैक्स काटेंगे और जमा कराएंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। समझ आ गया? पक्का? उसे क्या कहेंगे? सर मन में एक डाउट है, बैंक है, मैं तो नहीं कर रहा, मेरे पे इतना टाइम नहीं है ना, मना कर सकता है, नहीं कर सकता। कहते हैं बेटा ये हम आपसे प्यार मोहब्बत से नहीं कह रहे हैं कि ऐसा कर लेना प्लीज, नहीं ऐसा नहीं कह रहे, ये हम आपको धमका रहे हैं। ये बात कौन कह रहा है? इनकम टैक्स।
कहता अच्छा नहीं करूंगा, बताना क्या कर लोगे, बताना जरा। कहता है देख बेटा हम क्या कर सकते हैं, बैंक तुम अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे या नहीं बनाओगे? बैंक कहेगा हाँ बनाएंगे। तो तुमने ये जो इंटरेस्ट पे किया है ये वाला मिस्टर एक्स को, ये तुम्हारी इनकम है या खर्चा है? बैंक कहेगा तो खर्चा है, लिया है मैंने। तो तुम खर्चा कितना लिखोगे यहां पे? 40,000 का खर्चा लिखोगे कि तुम्हारी जेब से 40,000 गए? हाँ लिखेंगे। इसकी वजह से क्या तुम्हारा जो नेट प्रॉफिट है वो कम आएगा या नहीं आएगा? कम आएगा या नहीं आएगा? भाई जब खर्चा डाला जाएगा तो नेट प्रॉफिट कम होगा। कम होने से क्या होगा? प्रॉफिट कम तो टैक्स भी कम देना पड़ेगा, है ना बेटा? अगर तुमने ना इसको टीडीएस काट के समय से जमा नहीं कराया तो हम आपसे कहेंगे कि ये आपका खर्चा नहीं है, जबकि कायदे से खर्चा तो है ना। लेकिन इनकम टैक्स वाले क्या कहेंगे, हम तो नहीं मान रहे, मर्जी है हमारी, इनकम टैक्स है हम। समझ में आ गया? अभी बैंक क्या कहेगा, पक्का कराऊंगा जमा, पक्का, लिख के ले लो। समझ आ गया? प्रेशर, जब तक प्यार मोहब्बत से कहो मानते नहीं है। समझ आ गया? हाँ ये सब ओके है ना? रिकॉर्डिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही बेटा समझने में, है ना? विजिबिलिटी वगैरह। अभी राइटिंग भी मेरी थोड़ी और साफ हो जाएगी धीरे धीरे ना। हाँ नहीं बहुत साफ राइटिंग है बेटा तो। हाँ नहीं अभी तो मेरी राइटिंग बहुत साफ है। 10 पूछ लो। सर ये जो बैंक है मिस्टर एक्स को बताएगा कि हम टीडीएस काट के कितना इंटरेस्ट देंगे? हाँ बेटा हमारी एक कहावत है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। पता नहीं चला सर क्या कहा आपने? बेटा कहने का मतलब यह है, आप ये कहो खून करके आगे, हाँ खून की सजा होती है फांसी, मुझे तो पता ही नहीं ना, मैं तो मजाक में कर दिया। आप इंडिया में रहते हैं तो इंडिया के कानून आपको पता होने चाहिए। सर ये कोई बात नहीं होती, होती है, लॉ ऐसे लिखे हुए हैं। कहने का मतलब मानो मैं बैंक हूं, आप मिस्टर एक्स हैं, आप मेरे पास आते हैं कि आपने मेरा टैक्स क्यों काट लिया, मुझे तो टैक्स नहीं कटवाना था, मुझे तो फलाना, मुझे तो ढिमकाना। तो फिर लॉ है ऐसे ही है, टैक्स कटेगा, आपको चुप होना पड़ेगा। आपको पता है तो भी ठीक, आपको नहीं पता है तो भी ठीक। समझ में आ गया? लेकिन आगे अगर थोड़ा और बढ़ना चाहूं, आप और समझना चाहो तो मैं ये बोलूंगा, आप कहोगे सर मेरी तो इनकम ही इतनी नहीं है, ये 5 लाख की एफडी तो बस बनवा दी थी मेरे पिताजी ने ऐसे मेरे नाम पे। अब इसके एक सेक्शन और लगता है, उसकी वजह से मैं जो बोल रहा हूं ना वो गलत हो जाएगा, लेकिन फिर भी समझाने के लिए बोल देता हूं। बेटा अभी एक चीज आपको और ध्यान रखनी पड़ेगी, कुछ चीजें ऐसी होंगी ना, मैं इनिशियल लेक्चर में बोल तो जाऊंगा, बट जब उनके रिस्पेक्टिव सेक्शंस में पहुंचूंगा तो शायद आपको उस समय लगा सर आपने ये कहा था, तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा बेटा वो बस इनिशियल लेक्चर था इसलिए मुझे कहना पड़ा था। ओके, अब जैसे इस बच्चे का डाउट है दूर करना पड़ेगा। तो बेटा क्या है कि मान लो ये एफडी आपके फादर ने आपके नाम पे 5 लाख की करा दी थी और अभी तो आप पढ़ ही रही हो, आपकी और कोई इनकम है नहीं, मान लेते हैं आपकी एज 20 है, मान लेते हैं, तो आपको और कोई इनकम तो है ही नहीं, अभी तो आप सीए की छात्र हैं, तो आपको इस 40,000 के अलावा कोई और इनकम तो होती नहीं है। बात समझ में आ गई? तो आप कहोगे सर मेरी इतनी इनकम ही नहीं है कि मेरे पे टैक्स बनना चाहिए था, है ना? और देखो बैंक वालों ने टैक्स काट लिया, आप भी परेशान सही हो रही हो, है ना? लेकिन इनकम टैक्स वाले क्या करें, सॉरी बैंक वाले, उनकी मजबूरी है टैक्स काटना, उनको इनकम टैक्स वालों ने बोला है, तो फिर क्या हो? तो बेटा ये 4,000 आपको सरकार आपको वापस कर देगी। हाँ बेटा आईटीआर भरनी होती है, अब उतना ज्यादा डीप नहीं जा रहा, सरकार आपको वापस दे देगी, है ना? कैसे देगी वो एक अलग तरीका है, ठीक है? लेकिन अगर आप चाहते हो नहीं जी नहीं मुझे तो आईटीआर भी नहीं भरनी, कोई चीज होती होगी, मेरा तो टैक्स ही ना काटा जाए, उसका भी एक तरीका है ना? वो बाद के तरीके हैं, तो दोनों काम हो सकते हैं। हाँ
बेटा इतना महान व्यक्ति कौन है इस धरती पे, पावन धरती पे कौन है इतना महान कि सर हम विद इंटरेस्ट पे करेंगे। जब भी आप इंटरेस्ट इसमें देखोगे ना, जब लगेंगे 36% से, आप कहोगे एडवांस टैक्स और टीडीएस ही बेस्ट थे, है ना। अभी इसका अलग वो हिसाब किताब है बेटा, बहुत अलग तरीके से सेक्शन फॉलो होते हैं, 220, 221, 234 ABC। मतलब जब इनकम टैक्स पे टैक्स और ब्याज लगाने पे, पेनल्टी लगाने पे आता है ना, तो हाथ जोड़ लिए जाते हैं, है ना। वो प्लीज अभी इसको थोड़ा होल्ड पे कर दो, हमें इंटरेस्ट वगैरह पे नहीं करना, ये बड़ा खतरनाक काम है। चलो इतना हो गया, इसमें डाउट नहीं है। सबको क्लियर प्रीवियस ईयर क्या होता है, सबको क्लियर असेसमेंट ईयर कौन सा होता है, सबको क्लियर टैक्स कितने रूप में जमा होता है, 3 रूप में। अगले साल, इस साल में 2 रूप में, टीडीएस और एडवांस टैक्स। प्रीवियस ईयर कौन सा साल, जिस साल पैसा कमा। डन बेटा। आइए अब इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं हम। बेटा अब हम लोग चर्चा कर रहे थे कि हम लोग टैक्स कलेक्ट करते हैं। टैक्स कलेक्ट किस किस से कर सकते हैं, मैंने कुछ नाम लिखाए थे, है ना, याद है। उसमें एक नाम किसका था, इंडिविजुअल, है ना। इंडिविजुअल कौन होता है, कौन होता है इंडिविजुअल, नेचुरल ह्यूमन बीइंग, इंसान की बात करेंगे हम, है ना, जानवरों को नहीं लेना। अब उसके बाद इंसान में भी 2 प्रजाति होती है, मेल फीमेल। हमारे लिए वो एक ही कैटेगरी का, इनकम टैक्स हमारे लिए मतलब इनकम टैक्स। अच्छा कई बार बेटा एक डायलॉग हुआ करता है, मुझे नहीं पता, जैसे मैं कोई सेक्शन बता रहा हूं तो मैं तो सेक्शन बता रहा हूं ना, तो उसके साथ ना निकल जाता है वो मुझे नहीं पता, वो किस बात पे निकलेगा वो आपको पता लग जाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे वो आता नहीं है, वो किस रेफरेंस में बोला गया है वो देखने वाली बात है। तो अभी हमारे पास इंडिविजुअल एक व्यक्ति था या नहीं, इंडिविजुअल को टैक्स पे करना है, इंडिविजुअल से हमें क्या करना है, टैक्स पे कराना है। तो जो हमारा इंडिविजुअल है, मैंने आपको याद होगा बताया था, हम लोग इंडिविजुअल से जो टैक्स लेते हैं वो 3 तरीके से लेते हैं। कितने तरीके से लेते हैं, 3 तरीके से। याद है वो 3 तरीके। आपकी एज कितनी है, 60 इयर्स और मोर, 80 इयर्स और मोर। याद है ना, जो 60 में कवर, जो ना 80 में कवर, वो तीसरी कैटेगरी में कवर, यानी हम जैसे लोग। एक साल ऐसा आएगा जिस साल में 59 इयर्स का होऊंगा। कितने का होऊंगा बेटा मैं, 59 का। और सेम ईयर में एज कितनी हो जाएगी मेरी, 60 साल की भी हो जाएगी। यानी एक साल ऐसा आया जिस साल में कितने का हुआ, 59, और सेम ईयर में मैं कितने का हो गया, 60 साल का। होता है ना, पार्ट ऑफ द ईयर 59 रहा, एक दिन आया 60 का। लेकिन इनकम टैक्स के लिए हम उसे क्या मान लेंगे कि जैसे मैं पूरे साल 60 साल का हूं, ओके। ऐसे ही एक एज क्या आएगी, 79 इयर्स, और क्या आएगा, उस पूरे साल को क्या मान लेंगे, ठीक है। तो अगर इंडिविजुअल है तो उस केस में ये इंडिविजुअल जो है, इंडिया में, हम कहां की बात कर रहे हैं, इंडिया में। किसी और कंट्री का क्या कानून है वो हमें नहीं पता, इंडिया की बात करेंगे। आप लोग बेटा इंडिया में रेजिडेंट हो या इंडिया में सिटीजन हो, इंडिया के सिटीजन हो या इंडिया के रेजिडेंट हो, दोनों।
सिटीजन भी हो और रेजिडेंट भी हो। क्यों? सर हम वहाँ पे रहेंगे और हमारे सिटीजन की किसने बताया? सर हम यहाँ पर हमारा बर्थ हुआ था। अच्छा, आपका जन्म हो गया तो आप यहाँ के सिटीजन हो गए, और रह रहे हैं तो रेजिडेंट तो हैं, है ना? बिल्कुल सही बात है। हम लोग दोनों हैं यहां पर। हम लोग इंडिया में रेजिडेंट भी हैं और सिटीजनशिप भी है ना? सिटीजनशिप मिलती कैसे है? मानो अगर जन्म ना लिया हो तो टाइम पीरियड तक होता है कि यहाँ पे एक कंट्री में रहेंगे। अच्छा, एक कंट्री में कुछ समय तक रह लो, फिर वहां की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर दो, तो अमेरिका में रह लो तो वहां ग्रीन कार्ड मिल जाता है ना? अमेरिका का ग्रीन कार्ड मिल जाए कितना अच्छा लगता है ना? मेरी सिस्टर पे है। मेरी जो सिस्टर की दोनों बेटियां हैं वो वहीं पे जन्मी हैं, तो अमेरिकन सिटीजन है। सुनने में अच्छा लगता है ना? एक बार आए भी थे वो लोग यहाँ पे सेटल होने के लिए, लेकिन वो जो बच्चे आए ना उनको समझ नहीं आया, इंडिया वापस चले गए। एक सेकेंड, नहीं आया समझ, अब क्या कह सकते हैं, चले गए वापस। कौन जाना चाहता है अपने से अमेरिका? कोई भी नहीं। इतना अच्छा लगता है आप लोगों को इंडिया? बस जो भी असर यही भैया। मेरठ में कौन रहना चाह रहा है? अच्छा, मेरठ में रहोगे। सीए बनने के बाद क्या करोगे मेरठ में? सर क्या करेंगे बाहर? सही बात है, बाकी सब मेरठ से बाहर जाने वाले हो, है ना बेटा? कहीं भी चले जाओ सब मेरठ जैसा है। बाहर कुछ पता नहीं। मैं रुड़की में रहा, मैं देहरादून में रहा, अलग अलग जगह रहा, सब एक सा है, सब। मेरठ बढ़ गया, होम सिकनेस ना, सब ऐसे ही हैं हमारे जैसे। हम सब बेकारी हैं, हैं? लाइफ अपने ऊपर होती है। हाँ ये तो है ही, सबका अपना अलग अलग हिसाब है। मतलब मैं फोर्स थोड़ी ना कर सकता हूँ। तो एक बात जनरल पूछ रहा था, नहीं वो चेक कर रहे होंगे कुछ। तो आप लोग क्या हो? अच्छा, अब कोई मानो विदेशी है ना, फॉरेनर्स हमारे यहाँ पे आते हैं, आपने देखा होगा, वृंदावन गए होगे तो सर वृंदावन क्या, ऋषिकेश में भी, हरिद्वार में भी अंग्रेज दिखते हैं ना, हाल ही में यही आए थे। है ना? दिल्ली में भी आते रहते हैं, है ना? तो वो लोग इंडिया में सिटीजन है या इंडिया में रेजिडेंट हैं? अभी तो टूरिस्ट में है। मानो आके 1.5-2 महीने रह रहे हैं तो रह तो रही है, रेजिडेंट है। अब वो हमारी तरह नहीं आते हैं कि आ जाए और बस चलो चलो एक हफ्ते बाद, नहीं, वो लोग तसल्ली से आते हैं। उनके शायद काम वाम कम होता होगा, है ना? तो वो लोग तो आते हैं, फोटो क्लिक करते हैं। अभी जैसे हम लोग जाते हैं, जैसे मैं मुन्नार गया केरल में, अच्छा मतलब मैं केरल साइड गया, तो वो तो मतलब आते हैं, फिर वो अपना स्टैंड टाइप ऐसा होता है, फोटो क्लिक करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, फिर उनको चेक करते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, जल्दी आप फटाफट खींच चल आ गए, है ना? है ना? अच्छा, कुछ लोग हमारे में भी ऐसे होते हैं, वो बिल्कुल जैसे खाई होती है ना, बिल्कुल नीचे, बिल्कुल एज पे जाके, बिल्कुल कोने पे, यहां से। मैंने कहा बेटा हवा चली ना, वीडियो बनेगा, क्या जा रहा है नीचे। मेरी इतनी सी डॉटर है, इतनी सी, 5 साल की, 5.5 साल की। मेरे जो छोटा बेटा है वो उसका फोटो क्लिक करने लगा। उसको बिल्कुल ना कोड़े के नाल एक जगह है, उसको बिल्कुल हिल टॉप पे 360 डिग्री पूरा वो दिखता है वहां से, और उसके ना जस्ट मानो वो यहां खड़ी है, और लिटरली इतना ही गैप था, वो पीछे खाई थी। मेरी 2 मिनट ना हालत खराब रही, मैं बड़ा हंसता हुआ प्यार से। मैंने कहा बस ऐसे ही खड़ी रहे बेटा, है ना, आए फोटो खींच जरा। उसने कहा ठीक है पापा। मैं धीरे 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 किया और हाथ पकड़ के तड़क दिया। मैंने कहा नलायक, ज्यादा फोटो का शौक हो रहा है, सिर्फ एक पलक झपकती और बच्चे ऐसी हरकत कर देते, मेरी जान निकल गई उस पल,
समझते नहीं है बच्चे। तो खैर, इंडिविजुअल और इंडिया, तो हम लोग इंडिया में सिटीजन हैं क्योंकि हमारा जन्म इंडिया में हुआ। रेजिडेंट क्यों हैं? क्योंकि हम रहते हैं। ये बात हम सबको पता है। लेकिन बेटा, जब हम इनकम टैक्स पूछ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो मुझे आप लोगों की सिटीजनशिप से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। हां, जहां लेना देना है, मैं स्पेसिफिकली आपको वहां बोलूंगा कि बेटा यहां पर इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, आपको लिखवाऊंगा। और अगर मैंने कहीं ये बात नहीं लिखाई है तो उस जगह आप इंडियन सिटीजन हैं, आप फॉरेन सिटीजन हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आ गया? तो एक इंडिविजुअल की सिटीजनशिप इज इररेलेवेंट। शब्दों पे ध्यान देना, सिटीजनशिप इज इररेलेवेंट। ओके, तो अब इंडिविजुअल पर यानी मिस्टर एक्स पर, अब ऑब्वियसली मिस्टर एक्स मींस मिस एक्स, मिसेस एक्स, सब इसमें कवर हैं, मतलब मेल फीमेल दोनों के लिए बात करूंगा। एग्जांपल दूंगा मिस्टर एक्स से, ठीक है? तो मिस्टर एक्स जो है हमारे, वो कौन है? मिस्टर एक्स की सिटीजनशिप से तो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। मुझे फर्क पड़ता है मिस्टर एक्स रेजिडेंट है इंडिया में या नॉन रेजिडेंट है। क्या किससे फर्क पड़ेगा? रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। मैं टैक्स लेने के लिए, इंडिविजुअल से टैक्स लेने के लिए उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या चेक करूंगा? रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस का मतलब है कि आप इंडिया में रेजिडेंट हो या इंडिया में नॉन रेजिडेंट हो। समझ आ गया? तो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, ये मैं कहां के लिए कैलकुलेट करवाऊंगा आपसे अभी। रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। समझ आ गया कि आप इंडिया में क्या हो? रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है। ओके बेटा, मुझे आपकी सिटीजनशिप से कोई लेना देना नहीं है। मैं यहां लिख देता हूं, सिटीजनशिप इज इररेलेवेंट। लेकिन कंडीशन क्या है? जहां मैं बोलूंगा कि सिटीजनशिप ही चाहिए, वो इस बात का क्या रहेगा? एक्सेप्शन। जब मैं नहीं बोलूंगा, उसका मतलब क्या हो गया? कि वहां पे सिटीजनशिप किसी काम की नहीं। तो मेरे को इंडिविजुअल से टैक्स लेना है। बेटा मैंने आपको पर्सन्स बताए थे ना, मुझे पर्सन्स से क्या लेना है? टैक्स। पर्सन में भी पहला पर्सन कौन सा है? इंडिविजुअल। पर्सन में भी पहला पर्सन कौन सा है? इंडिविजुअल। तो वो जो इंडिविजुअल है, तो उससे टैक्स लेने के लिए मुझे पहले क्या देखना पड़ेगा कि भैया तुम रेजिडेंट हो या तुम नॉन रेजिडेंट हो। और आप रेजिडेंट हो नॉन रेजिडेंट हो, ये मैं किसके लिए कैलकुलेट करवा रहा हूं? इनकम टैक्स एक्ट के लिए। समझ आ गया? हो सकता है कि आप इनकम टैक्स एक्ट के लिए रेजिडेंट हैं, लेकिन कंपनीज एक्ट के लिए आप नॉन रेजिडेंट बन रहे हो। जब आप कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे तो कंपनीज एक्ट में रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट किसके हिसाब से डिटरमाइन करो? कंपनीज एक्ट के। इनकम टैक्स में आप रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट बन रहे हो, किसके हिसाब से बन रहे हो? समझ में आ रहा है मेरी बात में क्या बोल रहा हूं? दिमाग थोड़ा सा ना ओपन करना है। क्या? जो रूल्स रेगुलेशन अकाउंट्स वाले सर बताएंगे वो किस लिए हैं? अकाउंट्स के लिए। जब आप टैक्स की क्लास में बैठेंगे ना,
तो उनको भूलना है उस समय के लिए कि टैक्स के ये नियम हैं। समझ आ गया? फिर जब आप लॉ की क्लास में बैठेंगे तो लॉ के नियम फॉलो होंगे, उसमें क्या लिखा है समझ आ गया। फिर आप ऐसे नहीं करेंगे सर इनकम टैक्स में तो ऐसे होता है, कंपनी लॉ में बताओ देखो कैसे करा रहे। अरे वो कंपनी लॉ जाने, तो जिस क्लास में बैठे हैं उसके रूल्स रेगुलेशन समझ आ गया। तो इंडिविजुअल रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, इनकम टैक्स एक्ट में वो निकालने के लिए रूल्स रेगुलेशन कहां बताए गए होंगे? इनकम टैक्स एक्ट में। बेटा पक्का समझ में आ गया? तो जैसे ही मुझे यह पता लग गया कि मैं कौन हूं, रेजिडेंट, तो मेरा जो इनकम टैक्स का स्लैब रेट क्या होता है अब पहले वो बताऊंगा, ठीक है? वो अलग होगा। अगर मैं नॉन रेजिडेंट बन गया तो वो अलग होगा, ठीक है? अब अलग में भी बहुत अलग नहीं होता है। इसमें कितनी कैटेगरीज बना रखी हैं हमने? 3 कैटेगरी। कौन से 3 कैटेगरी है रेजिडेंट में? 60 इयर्स, 80 इयर्स और जो इन दोनों में कवर नहीं है। बेटा वो 60 इयर्स और मोर वो इंप्लाइड रहेगा, ठीक है ना? तो अगर आप रेजिडेंट हैं और मुझे आपसे टैक्स लेना है तो मैं आपको 3 कैटेगरी में डालकर टैक्स लूंगा कि आप कौन हो, 60 साल या उससे ज्यादा वाले, 80 साल या उससे ज्यादा वाले, या इन दोनों में कवर नहीं हो वो वाले। 3 कैटेगरी हो गई। और उधर नॉन रेजिडेंट, उसके लिए एक ही है, उसके लिए सब बराबर। सब कौन? 60, 80 नॉर्मल सब बराबर। समझ में आ गया डिफरेंस क्या है? देखो अभी क्या है ना, हम लोग नींव रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं? नींव। तो अगर हमारे घर की नींव ही हिल गई तो ऊपर सब हिल जाएगा। बात समझ पाते हो? तो मुझे इंडिविजुअल से, मिस्टर एक्स से टैक्स लेना है। टैक्स लेना है तो फिर मुझे उसकी सिटीजनशिप से कोई मतलब नहीं है। भैया कहां के नागरिक हो मुझे नहीं पता, लेकिन उसके किससे मतलब है? रेजिडेंशियल स्टेटस। पक्का? अभी आप देखते होंगे जैसे क्रिकेट मैच होते हैं, विदेशी खिलाड़ी यहां पे खेलने आते हैं तो यहां से पैसा कमा के जाते हैं या नहीं जाते हैं? तो पता चला हमारे यहां से कमा के तो चले गए और वहां जाके कहेंगे हम तो तुम्हारे सिटीजन ही नहीं थे, हम तो टैक्स नहीं दे रहे। फिर हम लोग उन्हें बाहर पकड़ने जाएंगे? दिमाग लगाओ, नहीं, ऐसा तो संभव नहीं है। तो सरकार ने क्या नियम बना दिया होगा उसके लिए कि बेटा जो भी इसको पेमेंट करेगा ना, जो खेलने आया है इसको पेमेंट कर रहा है ना, इसके ही पहला टैक्स काट ले। पहले टैक्स काट ले मतलब टीडीएस काट ले। जब पैसा काट के ही उसको दिया जाएगा तब हमें जाने की जरूरत है उसको टैक्स लेने के लिए या नहीं? हां, तेरे को अगर ये लगता है कि तेरा इतना टैक्स नहीं बनता था तो हमारे यहां आ, रिटर्न भर, आईटीआर भर और रिफंड ले जा। अब आएगा या नहीं आएगा? और पहले वाले केस में अगर टीडीएस नहीं काटा होता हम भागते, वो आता ही नहीं, है ना? बहुत सोच के नियम बने हैं, बहुत सोच के। आपको टैक्स आसान लग रहा है? मुश्किल वाला टैक्स खत्म हो चुका पहले लेक्चर में, और बस पहले लेक्चर मुश्किल हुआ करता, उसके बाद लगा भी था कुछ मुश्किल। कितनी बार तो एक लाइन को मैं बोल के ही रटा देता हूं, आप भी कहोगे बस आगे भी बोल लो। तो इंडिविजुअल इंडिया में सिटीजनशिप से कोई मतलब नहीं है। ये बताओ रेजिडेंट हो या, इसके हिसाब से आपसे टैक्स ले लेंगे। ओके? अब जब किसी विदेशी को देखो ना तो उसे देख ज्यादा मत घूरना वरना गड़बड़ हो जाएगी, और उसको घूर के यही सोचना बेटा इनकम टैक्स में तो तू रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट है, इससे मतलब है, बस इतना देखना तो लर्न होंगे प्रोविजंस। तो अब आप इंडिया में रेजिडेंट हो तो हमें कैसे पता लगे कि आप रेजिडेंट हो? कैसे पता लगे आप रेजिडेंट हो? तो इसके लिए हमारे पास 2 कंडीशंस लिखी गई हैं।
हमारे पास दो कंडीशन बताई है कि एक व्यक्ति इंडिया में रेजिडेंट कैसे बनेगा। दो कंडीशंस जो बताई हैं बेटा, उनका नाम है बेसिक कंडीशंस, BASIC, बेसिक कंडीशंस। कितनी कंडीशंस हैं? दो बेसिक कंडीशंस हैं। ये कंडीशन पहली है। अच्छा, ये कंडीशंस मैं नहीं बता रहा हूं, सब इनकम टैक्स बता रहा है, मैं तो सिर्फ यहां पर लिखता हूं। वो वहां बता देते हैं लिख के और हम उसको यहां लिखा देते हैं। हमारा काम सिर्फ इतना ही होता है। तो इंडिविजुअल इंडिया में रेजिडेंट है, ये कैसे पता लगेगा? अकॉर्डिंग टू द बेसिक कंडीशंस। इससे हट के जरा थोड़ा सा मेरे पे, क्योंकि बाउंडेशन है, तो मैं यहां एक चीज बनाना चाह रहा हूं। हमारे पास, मैं इसको रब कर दूंगा बाद में, बेसिक कंडीशंस हैं। बेसिक कंडीशन A, बेसिक कंडीशन B। अगर कोई व्यक्ति ये बेसिक कंडीशन पूरी कर दे, A वाली, और B वाली भी पूरी कर दे, दोनों पूरी कर सकता है कोई व्यक्ति? हाँ। अगर वो दोनों कंडीशन पूरी कर दे तो वो क्या कहलाएगा इंडिया में? अगर वो ये पूरी कर दे, ये पूरी ना करे, ऐसा हो सकता है, एक पूरी कर दे एक ना करे, तो वो इंडिया में क्या कहलाएगा? रेजिडेंट। अगर वो व्यक्ति इंडिया में ये पूरी नहीं करता, ये पूरी कर देता है, तो भी वो क्या कहलाएगा? अगर वो ये भी पूरी नहीं करता, ये भी पूरी नहीं करता, तो वो क्या कहलाएगा? इसके अलावा कोई केस बन ही नहीं सकता। या तो दोनों पूरी करेगा, या तो दोनों नहीं करेगा, या तो एक पूरी करेगा या एक पूरी नहीं करेगा, वाइस। तो बेटा इसको नोट कर लो। रेजिडेंट बनने के लिए हमारे को बेसिक कंडीशन पूरी करनी है। रेजिडेंट बनने के लिए हमारे को बेसिक कंडीशन पूरी करनी है, और बेसिक कंडीशन कौन सी, कैसे पूरी करनी है, वो मैंने आपको बता दिया। रब कर दूंगी नीचे वाला हिस्सा। तो अब बात आती है कि हम अपनी बेसिक कंडीशंस को लिख लें। देखो, अगर मैं आपको ना बुक में से पढ़वा दूंगा ये पूरा समझाने के बाद भी, तो भी लिखित में मैं आपसे कह सकूं, जैसे मैं अभी आपको ये अभी लिखवा रहा हूं, ठीक है ना, और आप ना नेट पे जाके गूगल पे सेक्शन 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट डाल के देखना, तो वो अपनी थ्योरी निकाल के देगा। फिर उसको पढ़ के देखना, तो आप पक्का, मुझे यकीन, आप कहोगे यही पढ़ के आए थे हम क्लास में। ऐसा तो यहां कुछ नहीं लिखा पढ़ाने के बाद भी। सर फिर कैसे काम होगा? बेटा मैं उसको आपको इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके दूंगा, ठीक है ना, तब आपको समझ आ जाएगा, तब आप याद भी कर पाओगे। अगर एज इट इज बेयर एक्ट मैंने आपको पढ़वा दिया, तो फिर तो बेर 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 ही हो जाएंगे। बेयर एक्ट रेयर ही मिलता है। तो इंडिविजुअल इंडिया में रेजिडेंट है तो कैसे? अकॉर्डिंग टू द बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन कितनी है? दो। पहली बेसिक कंडीशन 182 डेज और मोर इन इंडिया। 182 डेज और मोर इन इंडिया, यानी अगर आप 182 दिन इंडिया में रह गए तो आप क्या बन जाओगे इंडिया में? अब कोई बाहर वाला व्यक्ति इंडिया आए, विदेशी, और वो 182 डेज, मोटा मोटा 6 महीने इंडिया रह जाए,
तो वो इनकम टैक्स के लिए क्या हो गया? समझ आ गया? और का मतलब क्या होता है? या तो ये या ये। एक हिंदी में भी और होता है, उसका मतलब होता है एंड। और है ना, दोनों और का मतलब अलग है। अब इसमें लिखता है 60 days or more in India. 60 days or more in India. ऐसे थोड़ी ना है, भगवान ने हमें दिमाग नहीं दिया, दिमाग तो बहुत दिया है। मैंने यहाँ 182 डेज और मोर इन इंडिया लिख दिया, वहां 60 डेज, तो परेशान नहीं होगा एकदम से? ऐसा कैसे सब? फिर तो सब वही करेंगे, सब उधर ही जाएंगे। इसको तो क्यों 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 ऐसे परेशान से हो रहे हो ना? रुको जरा, आप लोग वो देखते हो टिकटॉक वीडियोस? नहीं, वो टिकटॉक, वो शॉर्ट वीडियोस आते हैं टिकटॉक, हैं रील्स, वो छोटी छोटी आती हैं वो, है ना? हाँ, मतलब कुछ सेकंड्स की होती हैं वो, देखा ना? मतलब उनमें भी एक अलग नशा होता है वैसे देखा जाए तो, है ना? मतलब उसको एक बार आप प्ले करना शुरू करो, 10 15 20 मिनट, अच्छा बीत गए, है ना? मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। हाँ, वो बहुत मतलब अच्छी लगती है वो। अच्छा, एंड, इसके साथ क्या लगा दिया? एंड। एंड का मतलब क्या होता है बेटा? इस एंड का मतलब होता है प्लस, है ना? यानी ये तो अकेली है, लेकिन इस कंडीशन के साथ आपको कुछ और भी पूरा करना पड़ेगा। ओके? तो बेटा बस एक चीज मेरे से लिखने से रह गई, ये रेजिडेंट, आप इंडिया में रेजिडेंट हो या क्या हो? ये मैं कौन से प्रीवियस ईयर के लिए कैलकुलेट करवा रहा हूं आपसे? एक बात, क्या सर हमें हर प्रीवियस ईयर के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस हर साल कैलकुलेट करना पड़ेगा, या आप एक बार रेजिडेंट हो गए तो सदा के लिए रेजिडेंट? हर साल कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस साल आप इंडिया में हो, भगवान जाने अगले साल आप लोग पूरे साल पेरिस में हो, बाई चांस कुछ भी हो सकता है बेटा, है ना? अभी यही बात है कि 17-18 दिसंबर की मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था जाने का, लेकिन अचानक से बैठे बैठे मन में आ गया कि घूम आते हैं, तो 9 दिन के लिए घूमने चले गए। अचानक से तो हो जाता है सब। तो हो सकता है आप अगले साल कोई बच्चा पेरिस ही बैठा है, है ना? हो सकता है मैं ही बैठा हूं। तो 60 डेज और मोर इन इंडिया, एंड का मतलब क्या होता है? प्लस। एंड 365 डेज और मोर, ठीक है, इन लास्ट 4 years preceding the previous year। अब देखो है preceding the previous year, ठीक है? अब कोई अगर एक वैसे व्यक्ति पढ़े ना, आम आदमी, अब आपको तो प्रीवियस ईयर पता है क्या है, वरना वो कहेगा प्रीसीडिंग मतलब पहले, प्रीवियस मतलब पिछले साल से पहले, अजीब सी बात रहेगी ना? अब हमें बस 2-3 बातें इसमें दिमाग से लगा के समझ लेनी है। मैं कौन से प्रीवियस ईयर के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल रहा हूं? तो लॉ क्या लिख रहा है कि आप अगर 182 डेज और मोर इन इंडिया में हैं तो आप क्या हो गए?
अगर आप ये पूरी नहीं कर पाते हो तो आप दूसरी कंडीशन क्या ले लो, 60 डेज और मोर इन इंडिया। अच्छा, 182 डेज आपको कौन से साल में देखने पड़ेंगे कि आप इंडिया में रहे हैं? प्रीवियस ईयर, समझ आ गया? ये वाले आपको 60 दिन कब देखने पड़ेंगे? प्रीवियस ईयर 22, 23। समझ में आ गया? और ये 4 साल आप मुझे बता सकते हैं आपके कौन से 4 साल बैठेंगे? ये मैं लिख सकता हूं 4 साल कौन से वाले होंगे? प्रीवियस ईयर 21-22, 20-21, 18, ये 4 साल ही तो बैठेंगे। इन 4 साल आप इंडिया में कितने दिन होने चाहिए? 365 डेज और मोर। समझ आ गया? एक बात आप समझ लो, 365 दिन आप कैसे पूरे करते हो मुझे नहीं पता, ना मुझे लेना देना। आप 20-21 में ही 365 दिन रह गए, ठीक है? या अभी रुक जाओ, इतना आपने कर लिया? क्या मैं इसे रब कर सकता हूं? मैं इसको रब करता हूं, फिर एग्जाम्पल से समझाता हूं। हमारे पास प्रीवियस ईयर मान लो हमारे पास ये प्रीवियस ईयर्स है। अब हम यहां लिखते हैं नंबर ऑफ डेज इन इंडिया कि मिस्टर एक्स इतने दिन कहां रहे? इंडिया में। कितने कितने लिखने? 100 कितना अच्छा है ना ये, 100 ही है, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। या चलो एक काम करो, इसको 200 कर लेते हैं और ज्यादा अच्छा लगेगा। अब यहां पे आया है, क्वेश्चन है कैलकुलेट रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर एक्स फॉर प्रीवियस ईयर 22-23। ये कैलकुलेट करना, बस इतना सिंपल क्वेश्चन आता है एग्जाम में। बस जब तक एग्जाम पेपर ना देखें तब तक, जैसे वो देखते हैं ना तो फिर वो बिगड़ जाता है, वो अजीब सा लगने लगता है क्या है ये। हाँ सुनो सुनो सुनो, क्या हुआ? अब आप मुझे बता सकते हो कि ये रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है? आपने कैसे बताया रेजिडेंट? सर हमारे को 22-23 का कैलकुलेट करना है। ये 22-23 में 182 डेज पूरे कर रहा है या नहीं? देखने से ही नजर आ रहा है ये 182 डेज पूरे कर रहा है। तो 182 डेज और मोर इन इंडिया है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया? रेसिडेंट। और ये जो ऊपर इतना सारा दिया था ये सब क्या है? बकवास है। टैक्स की खासियत क्या है पता है? टैक्स में आपको अगर लॉ पता है ना कि ये नियम है, तो सिर्फ आपको नियम पकड़ के आंसर उठा लेना है।
है ना, बाकी सब बेकार है। अभी ये मानो इधर जो यहां तक लिखा है ना, सब इधर है, इधर के हिस्से पे देखते हैं। अभी बताओ आपको यहां पे क्या दिख रहा है? डॉट, हाँ लो बड़ी। अब बताओ क्या दिख रहा है? और बड़ी डॉट, और तो कुछ नहीं है। ये ही सिर्फ हमारा भ्रम है। पता है क्यों? हमें बचपन से क्या पढ़ाया जाता है, सिखाया कि वो अर्जुन जो थे ना, मछली की आंख पे फोकस किया था उन्होंने। याद है कुछ ऐसा पढ़ा था हम लोगों ने? याद है? तो आपको सिर्फ क्या दिख रहा है? डॉट। बेटा इतना बड़ा व्हाइट बोर्ड क्यों नहीं दिख रहा है? ये क्यों नहीं दिख रहा? सर ब्लैक डॉट दिख रहा है, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, यहां मछली की आंख की बात नहीं है। चलो सब बच्चे आप जितने को बिठाओगे ना, सब यही बात बोलेंगे कि वो ब्लैक डॉट दिख रहा था। चलिए, तो ये क्या हो गया हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस? ये हमें ब्लैक डॉट की तरह ही उठाना है, सिर्फ हमें वो दिखा था ना, बस टारगेट था। अब अगर बेटा मान लो यहां पर भी ये 100 ही होता, अब क्या होता? तो ये रेजिडेंट था या नॉन रेजिडेंट था? रेजिडेंट कैसे? आप किस साल का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना चाह रहे हो? तो आप जिस साल का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना चाह रहे हैं, उस साल तो कितने पूरे करें? या तो 182 और मोर, वो तो नहीं कर रहा। तो सेकंड कंडीशन में क्या था? 60 डेज और मोर पूरे करेगा। समझ आया या नहीं आया? तो इसने 60 डेज और मोर पूरे कर दिए। एक मिनट पॉज लूंगा यहां पे। आपके मन में एक बात आ सकती है, सर ये तो आप समझा रहे हो, समझ में तो आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है इसे एग्जाम में कैसे लिखेंगे? ऐसे थोड़ी ना वहां समझा देंगे। प्रेजेंटेशन कहां है? बेटा जब आपको नोट्स मिलेंगे तो बकायदा कैसे एग्जाम में लिखना है वो सब उसमें लिखा हुआ होगा, सब लिखा हुआ होगा कि इसको ऐसे प्रेजेंट करना है, स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन, सब लिखा होगा। आसान लैंग्वेज में, सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में, कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं होती। ठीक है, तो 60 दिन या उससे ज्यादा तो यहां पूरे हो गए। और पिछले 4 साल कौन से होंगे बेटा? 1, 2, 3। यहां मुझे कितने चाहिए? 365 डेज और मोर चाहिए थे या नहीं? क्या ये कंडीशन पूरी हो गई बेटा या नहीं हुई? ये कंडीशन पूरी हो गई। 365 या उससे ज्यादा चाहिए थे, लेकिन हमारे पिछले 1, 2, 3, 4, इन 4 साल में कितने पूरे हो रहे हैं? 400। तो हमारी 60 डेज और मोर एंड 365 डेज और मोर इन लास्ट 4 years प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, वो भी पूरे हो गए। तो यानी हम लोग क्या बन गए? समझ आ गया नहीं आया? पक्का 100% ओके। बेटा मान लो मैं 21-22 में इंडिया में था ही नहीं, अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब तो मैं नॉन रेजिडेंट हो गया। मैंने 60 दिन तो पूरे करे, लेकिन पिछले 4 साल में 365 और मोर पूरे नहीं करे। समझ में आ गया? कोई डाउट यहां तक? पक्का? मान लो बेटा मैं यहां भी इंडिया में नहीं था, यहां भी नहीं था, और इस साल मैंने 365 पूरे करे। अब क्या आंसर होगा? हूं या नहीं? दिमाग लगाओ, मन की मत सुनो।
मैंने तो एक लाइन बोली है सिंपल, पिछले 4 साल में 365 या उससे ज्यादा पूरे करने हैं। कैसे करें आपने? 4 साल को मिलाकर किसी एक साल में ही पूरे कर दिए, किसी मानो जैसे ये है तो इसका ये कंडीशन पूरी कर रहा है या नहीं, तो इसमें भी आंसर क्या रहेगा? रेजिडेंट है। ये क्या आंसर रहेगा इसका भी? मान लो यहां पर 50 दिन पूरे करता और यहां पे 335, अब तब भी रहता। मतलब 4 साल में आपको कितने पूरे करने हैं? 365 या उससे ज्यादा। आप कैसे पूरे करते हो ये आप जानो। आप इन 4 साल में से 1 साल रहो, 2 साल रहो, 4 के 4 में 365, 365 रहो, हमें क्या? पक्का समझ में आ गया? तो एग्जाम में तो आपसे जो पूछेगा वो कौन से साल के लिए पूछेगा? प्रीवियस ईयर। मुझे लगता है इतना समझ में आ रहा होगा। अब अगर मैं, सर आपके लिए तो आसान है ना, आप लेते हो रब कर देते हो, अब हम अपनी कॉपीज में इसको कैसे करें? ये तो दिक्कत है। अब मान लेते हैं कि एग्जामिनर ने ऐसे ही बोल दिया कि भाई 21-22 का रेजिडेंशियल स्टेटस बताओ, तो मैं जिससे पूछूं वो बताना, ऐसे कोई भी नहीं। क्योंकि होता क्या है ना, हम लोग जैसे कुछ बच्चे सो रहे होते हैं, एकदम से जैसे सर ये बात कहते हैं ना, अचानक से आंखें ऐसी होती हैं, हाँ जागना है ना, मन में डर भी लगने लगता है, अचानक से ठंड भी लगने लगती है, मेरा नंबर तो नहीं आ जाएगा। फिर हम ये देखते हैं, क्यों जी गलत कह रहा हूं मैं? नहीं। चलो बेटा, तो बताओ 21-22 में, इस वाले साल में अगर क्वेश्चन हमसे पूछे प्रीवियस ईयर 21-22 में रेजिडेंशियल स्टेटस बताइए कि मिस्टर एक्स रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट? 21-22 रेजिडेंट है, क्यों? एक आंसर है या नहीं है? एग्जामिनर आजकल पता बड़े चालाक हो गए हैं, वो यहां पे लिखेगा 21-22 में कैलकुलेट करो रेजिडेंशियल स्टेटस, इफ योर आंसर इज इन यस देन वाई। बच्चा पक्का क्या सोचेगा? आंसर तो इसने दे दिया यस, वाई मुझे देना है, वाई तो केमिस्ट्री में दे देंगे, ये तो फिर बेटा से है ना। तो अब आपसे क्वेश्चन है मेरा कि 21-22 में ये रेजिडेंट है या नहीं है, या नॉन रेजिडेंट है, क्या है? एक तो कंफ्यूज करना सर बंद करो बेटा, कंफ्यूज नहीं हो, जो आपके मन में आंसर है नहीं है, बस पक्का नहीं है, बस क्यों नहीं है ये और बता दो। सर क्योंकि 60 डेज और मोर तो 21-22 में 60 डेज तो आने हैं। हाँ, बस ये नीचे वाला कर रहा है कि 365 डेज हो रहे हैं, लेकिन उसमें 60 डेज नहीं आ रहे उसमें, इसलिए नॉन रेजिडेंट। तो 182 डेज और मोर देख लो। अच्छा, आप कहना चाह रहे हो 182 भी नहीं है? जब 60 नहीं है तो 182 कैसे होगा? बिल्कुल सही, आपको सम्मानित किया जाता है, आपका आंसर सही है। ठीक है, तो 21-22 में भी ये क्या है? पक्का? अच्छा, 1920 का अगर निकलवाऊं तो बेटा 1920 में क्या रहेगा? ये पीछे से हेल्प मत करो, वरना इसको थोड़ा सा चेंज करके फिर आपसे पूछूंगा। पहली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, 182 डेज और मोर। हाँ, सेकंड कंडीशन में 60 डेज और, अरे जब 1 करोड़ मिल गए तो बाकी का क्या मतलब? जब 182 डेज ही पूरे हो गए, रेजिडेंट है, दोनों भी पूरे कर दोगे तो भी तो रेजिडेंट रहेगा, सुपर रेजिडेंट थोड़ी ना हो जाएगा बेटा। अभी 2 मिनट बैठो, बस ऑफ ही करना है। तो 1920 में 182 डेज और पूरे कर दिए, तो जब इसने 182 डेज और मोर यहां पे पूरे कर दिए तो रेजिडेंट हो गया बेटा। अगर एक भी बेसिक कंडीशन पूरी हो गई ना, फर्स्ट बेसिक कंडीशन अगर पूरी हो गई, देन आपको मूव नहीं करना सेकंड को पूरा कराने के लिए। एग्जाम में इतना टाइम थोड़ी ना है कि हम पहले ये फिर दूसरी भी पूरी कराएंगे, नहीं, वो नंबर उतने ही मिलेंगे। पहली पूरी हो गई देन इट्स ओके। मुझे लगता है समझ में आ गया।
तो बेटा ऐसा भी संभव हो सकता है कोई व्यक्ति किसी साल तो क्या बन जाए, 22-23 में तो आप रेजिडेंट हो या नहीं हो? हाँ हाँ हो। 60 साल, सॉरी 60 दिन या उससे ज्यादा, पिछले 4 सालों में 365 हो रहे हैं, यानी आप 22-23 में तो रेजिडेंट हो, 21-22 में हो, इस साल में हो, इसमें हो, इसमें हो, पता नहीं, पहले क्या था वो पता नहीं, है ना? तो आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो आप रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट कुछ भी हो सकते हो। हर साल का रेजिडेंशियल स्टेटस आपको इंडिविजुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके बेटा, तो आज का लेक्चर यही एंड करेंगे।